ना जब हम किसी घर में पानी के फिल्टर की बात करते हैं तो हमारी एक बहुत ही साधारण सी उम्मीद होती है। मतलब अशुद्ध पानी अंदर जाता है, फिल्टर गंदगी को रोकता है और पीने के लिए साफ पानी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही सीधा सा काम है। वही तो, ये एक बहुत ही स्पष्ट और बाइनरी काम है। गंदगी बाहर और साफ पानी अंदर। मतलब हम सभी को ऐसी व्यवस्था पसंद है जो चीजों को साफ सुथरे तरीके से छाट सके। हम्म, लेकिन एक पल के लिए जरा इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए। क्या हो अगर अगर वो फिल्टर अचानक इतना जटिल हो जाए कि वो न सिर्फ पानी की एक एक बूंद की जांच करने लगे, बल्कि ये भी तय करने लगे कि पानी किस ग्लास में जाएगा। अरे बाप रे, मतलब वो सिर्फ पानी साफ नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। और अगर किसी कारण से उसे वो ग्लास पसंद ना आए ना, तो वो सिर्फ पानी का भाव ही नहीं रोकता, बल्कि बल्कि पूरे किचन पर ही अपना कब्जा कर लेता है। आ? किचन पर कब्जा? हाँ, और कहता है कि अब से ये किचन मेरा है। तब देखिए वो सिर्फ एक सुरक्षा उपकरण या फिल्टर नहीं रह जाता, बल्कि पूरे घर का एक सर्वोच्च नियंत्रक बन जाता है। उफ, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। लेकिन ये एक बहुत ही सटीक रूपक है। और यहीं वो बिंदु आता है जहां एक साधारण सुरक्षा तंत्र और एक अत्यधिक जटिल प्रशासनिक चक्रव्यूह के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली होने लगती है। सही कहा। जब कोई तंत्र सिर्फ निगरानी करने के बजाय संपत्तियों के अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ता है ना, तो उसका प्रभाव क्षेत्र पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में, इस गहन चर्चा में, हम ठीक ऐसे ही एक विशाल और जटिल फिल्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास मौजूद स्रोतों के आधार पर आज हम विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की गहराई में गोता लगा रहे हैं। ओ, जिसे हम आमतौर पे FCRA यानी FCRA, ये विषय सिर्फ कानून की मोटी किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन हजारों संस्थाओं के अस्तित्व के बारे में है जो जमीन पर, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का काम कर रही हैं। देखिए, इस चर्चा का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि ये पूरी बहस एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील संतुलन के इर्द गिर्द घूमती है। संतुलन कैसा? मतलब एक तरफ किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक अखंडता सर्वोपरि है। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि बाहरी पैसा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। हाँ, ये तो एक बहुत ही जायज चिंता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हमारे नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता भी है। उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उतने ही आवश्यक हैं। मतलब दोनों पक्षों का अपना महत्व है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि संसद के पन्नों पर लिखा एक छोटा सा संशोधन कैसे जमीनी स्तर पर हजारों लोगों के जीवन और अरबों रुपयों के प्रवाह को पूरी तरह से बदल सकता है। तो 2026 के इन नए बदलावों की जटिलताओं में उलझने से पहले ना, हमें इस पूरी व्यवस्था के पैमाने को समझना होगा। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम स्रोतों पर नजर डालें, हाँ, स्रोतों के अनुसार हम यहाँ हर साल भारत आने वाले लगभग 22,000 करोड़ रुपए के विदेशी चंदे की बात कर रहे हैं। 22,000 करोड़? ये एक बहुत ही विशाल राशि है। वही तो। और ये फंड सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आता है। और मैंने स्रोतों में ये भी देखा कि ये कोई रातों रात बना कानून नहीं है। हाँ, इसका एक लंबा इतिहास है। मतलब FCRA पहली बार 1976 में लागू हुआ था, शायद उस दौर में जब विदेशी हाथ का डर भारतीय राजनीति में बहुत हावी था। बिल्कुल सही कहा। और फिर 2010 में इसे एक नए कानून से बदल दिया गया। और हाल के वर्षों में, मतलब 2016, 2018 और 2020 में इसमें लगातार संशोधन होते रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि सरकारें लंबे समय से इस पैसे को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है। देखिए, इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। MHA। हाँ, वर्तमान व्यवस्था यह है कि किसी भी NGO को विदेशी चंदा लेने के लिए FCRA पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और ये पंजीकरण केवल 5 साल के लिए वैध होता है। मतलब हर 5 साल में उन्हें खुद को साबित करना होता है। बिल्कुल, हर 5 साल में संस्था को यह साबित करना होता है कि उसने नियमों का पालन किया है, ताकि उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल हो सके। और यहीं पर आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। 3 अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 14,965 सक्रिय FCRA पंजीकृत NGOs हैं।
लगभग 15,000। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है ना, वो ये है कि 2015 से अब तक 18,000 से अधिक एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है। ये वास्तव में एक चौंका देने वाली संख्या है। मतलब आधे से ज्यादा संस्थाएं सिस्टम से बाहर हो चुकी हैं। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। वापस उसी विशाल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फिल्टर वाले रूपक पर आते हैं, जिसका हर 5 साल में नवीनीकरण होना है। हाँ, बताइए। अगर सरकार ने 2015 से पहले ही 18,000 से अधिक संस्थाओं को इस फिल्टर से बाहर निकाल दिया है, मतलब उन्हें अयोग्य ठहराकर हटा दिया है, तो इसका मतलब है कि पुराना सिस्टम काम कर रहा था ना? देखने में तो ऐसा ही लगता है। सफाई तो हो ही रही थी। तो फिर सरकार को अचानक इस नए 2026 बिल के माध्यम से मतलब और अधिक सख्त नियंत्रण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि ये सिर्फ लाइसेंस रद्द करने या कागजी सफाई करने की बात नहीं है। 2010 के कानून के साथ सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी। अच्छा, वो क्या थी? समस्या ये थी कि जब सरकार किसी एनजीओ का लाइसेंस निलंबित या रद्द करती थी तो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा हो जाती थी। किस तरह की अनिश्चितता? मान लीजिए किसी संस्था का लाइसेंस रद्द हो गया। अब वो विदेशी चंदा नहीं ले सकती, लेकिन उस विदेशी फंड से पहले ही जो संपत्तियां बन चुकी हैं उनका क्या? जैसे कोई इमारत या कोई अस्पताल का ढांचा? बिल्कुल, या कोई जमीन। 2010 के कानून की धारा 15 में संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कुछ प्रावधान तो थे, लेकिन वे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट नहीं थे। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि संस्थाएं तकनीकी रूप से अपना लाइसेंस तो खो देती थीं, लेकिन वे उन भवनों और बुनियादी ढांचे पर अपना नियंत्रण बनाए रखती थीं। हाँ, और वो बुनियादी ढांचा मूल रूप से उसी विदेशी पैसे से बना था। अरे बाप रे! ठीक यही वो प्रशासनिक खामी है जिसे सरकार अब पूरी तरह से बंद करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि इस स्पष्ट ढांचे की कमी के कारण ना दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती थी। मैं समझ रही हूँ। और इसी शून्य को भरने के लिए ये 2026 का संशोधन लाया गया है, जो अभी हाल ही में 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इसी कमी को दूर करने के तर्क से ना इस नए बिल के सबसे विवादित और सख्त हिस्से जन्म लेते हैं। बिल्कुल। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इस बिल में एक नामित प्राधिकारी यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है, और ये कोई साधारण क्लर्क या मॉनिटरिंग अधिकारी नहीं होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोतों के अनुसार इस अधिकारी के पास दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम है। देखिए, दीवानी अदालत की शक्तियों का मतलब है कि वे समन भेज सकते हैं, दस्तावेज मांग सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, संपत्तियों पर कानूनी रूप से कब्जा कर सकते हैं। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगती है। मतलब अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण निलंबित होता है, रद्द होता है, या केवल नवीनीकृत नहीं होता है। हाँ, सिर्फ रिन्यूअल ना होने पर भी। ध्यान रहे, सिर्फ रिन्यूअल ना होने पर भी ये अधिकारी विदेशी फंड से बनी उस संस्था की संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है। बिल्कुल, वो उसका प्रबंधन कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो उसे सरकार या किसी अन्य निकाय को बेच भी सकता है। मतलब ये तो ऐसा है कि किसी कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार सिर्फ बैंक खाता ही सील नहीं कर रही है, बल्कि उस इमारत की एक एक ईंट ले जा रही है और उसे नीलाम कर रही है। इस प्रावधान की सख्ती से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार का नजरिया यह है कि चूंकि वो संपत्ति विदेशी चंदे से बनी है और वो चंदा एक विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आया था, इसलिए लाइसेंस रद्द होने के बाद उस संपत्ति पर संस्था का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए। तो सरकार उसे बेचकर पैसा वापस लेना चाहती है? हाँ, सरकार उसे बेचकर या किसी अन्य संस्था को देकर उस धन को सार्वजनिक हित में वापस लाना चाहती है। लेकिन संपत्तियों की जब्ती तो केवल एक पहलू है ना। जब हम जवाबदेही की बात करते हैं तो इस बिल का जाल और भी ज्यादा विस्तृत हो जाता है। बिल्कुल, प्रमुख पदाधिकारी वाली बात। हाँ, पहले केवल मुख्य पदाधिकारी या निदेशक ही सीधे तौर पर जिम्मेदार होते थे, लेकिन अब प्रमुख पदाधिकारी यानी की फंक्शनरी की परिभाषा को इतना बड़ा कर दिया गया है कि यह लगभग हर उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेता है जिसका संस्था से दूर दूर तक कोई नाता हो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब इसमें ट्रस्टी, पार्टनर, यहाँ तक कि हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के कर्ता को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए, यहाँ कर्ता को शामिल करने के पीछे के तंत्र को समझना बहुत दिलचस्प है।
कैसे? भारत में कई बड़े गैर सरकारी संगठन या परोपकारी संस्थाएं वास्तव में पारिवारिक ट्रस्टों द्वारा चलाई जाती हैं। सबसे ऊपर बैठा रहता था। हाँ, लेकिन जब कोई कानूनी समस्या आती थी तो वह कह देते थे कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, संस्था तो कोई और चला रहा था। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। 2010 के अधिनियम में बहुत से लोग सिर्फ नाम के सदस्य होने का बहाना बनाकर बच निकलते थे। ओह, मतलब जिम्मेदारी से भाग जाते थे। हाँ, पर्दे के पीछे से संगठन को परिवार या कोई रसूदार व्यक्ति चला रहा होता था, और जब वित्तीय गड़बड़ी पकड़ी जाती तो वे अज्ञानता का दावा कर देते थे। अच्छा, तो अब ये नया बिल इसे कैसे रोकता है? इस नए संशोधन के जरिए सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि अगर कोई किसी ट्रस्ट का हिस्सा है, चाहे वो एक मूक साझेदारी क्यों ना हो, तो वह एफसीआरए अपराधों के लिए तब तक उत्तरदायी माना जाएगा जब तक कि वो खुद ये साबित न कर दे कि उसे इस अपराध की जानकारी नहीं थी या उसने पूरी सावधानी बरती थी। लेकिन मुझे इसी बिंदु पर चुनौती देने का मन कर रहा है। हाँ, बताइए। क्या ये न्याय के मूल सिद्धांत को पूरी तरह से पलट नहीं देता? मतलब ये निर्दोष साबित होने तक दोषी मानने जैसा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। एक व्यक्ति को अब अदालतों के चक्कर लगाकर अपनी ही बेगुनाही साबित करनी होगी। ओह, ये किसी भी नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। देखिए, ये कानूनी हलकों में एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। जवाबदेही तय करना एक बात है, लेकिन बेगुनाही साबित करने का भार नागरिक पर डालना एक बहुत ही सख्त कानूनी रुख है। तो इन सभी अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखने पर असल में क्या तस्वीर उभरती है? और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि जब मैं इस बिल के सजा वाले प्रावधानों को देखती हूँ ना, तो मुझे एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ सरकार दीवानी अदालत की शक्तियां ले रही है, संपत्तियां जब्त करने का अधिकार ले रही है और हर ट्रस्टी, हर मूक साझेदार को संभावित रूप से जिम्मेदार ठहरा रही है। हाँ, जो कि बहुत सख्त है। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत बताते हैं कि एफसीआरए अपराधों के लिए अधिकतम जेल की सजा को 5 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये नरमी और सख्ती का कैसा अजीब मिश्रण है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। मतलब एक तरफ आप इमारतें जब्त कर रहे हैं, बेगुनाही साबित करने का दबाव डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खैर जेल की सजा कम कर देते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आप किसी का हाथ काटने के बजाय उसकी तलवार ही हमेशा के लिए छीन रहे हैं। आपने जो तलवार छीनने वाली बात कही ना, वो इस पूरी रणनीति का सबसे सटीक सार है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हाँ। ये कोई कानूनी विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये राज्य के नियंत्रण की रणनीति में एक बहुत बड़ा और सोची समझी दिशा का बदलाव है। अच्छा, दिशा का बदलाव कैसे? सरकार अब ये समझ चुकी है कि व्यक्तिगत दंड, यानी लोगों को वर्षों तक जेल में डालने की प्रक्रिया बहुत लंबी, जटिल और अक्सर अप्रभावी होती है। हम्म। अदालत के मामले सालों चलते हैं। बिल्कुल। इसके बजाय उन्होंने वित्तीय नियंत्रण का रास्ता चुना है। वे जानते हैं कि एक एनजीओ के लिए 1 या 2 सदस्यों का जेल जाना उतना बड़ा खतरा नहीं है, हाँ। जितना कि उसकी वित्तीय जीवन रेखा और उसकी संपत्तियों का पूरी तरह से छीन जाना। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। जेल की सजा कम करके वे शायद ही दिखाना चाहते हैं कि वे लोगों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, लेकिन संपत्तियों पर कब्जा करके वे संस्थाओं को जड़ से खत्म करने की असीमित शक्ति हासिल कर रहे हैं। बाप रे, और ये असीमित शक्ति सिर्फ संस्थाओं के खिलाफ नहीं है ना, बल्कि ये राज्य सरकारों के अधिकारों को भी सीमित कर रही है। ओह बिल्कुल, आप धारा 43 की बात कर रही हैं। हाँ, बिल की धारा 43 में जो संशोधन किया गया है वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अनुसार किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी या राज्य सरकार को एफसीआरए से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। देखिए, यह भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिकोण से एक बहुत ही गहरा बदलाव है। सोचिए, अगर किसी राज्य की पुलिस, मान लीजिए कि वे किसी स्थानीय एनजीओ पर नजर रख रहे हैं, हाँ, और उन्हें संदेह है कि वहां विदेशी फंड का उपयोग किसी गैरकानूनी गतिविधि में हो रहा है। पुरानी व्यवस्था में वे तुरंत एक एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर सकते थे। लेकिन अब धारा 43 के तहत उनके हाथ बंधे हुए हैं। उन्हें पहले दिल्ली जाना होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय को सबूत दिखाने होंगे और वहां से पूर्व अनुमति मिलने का इंतजार करना होगा। ये तो जांच की शक्ति को पूरी तरह से राज्य सरकारों के हाथों से निकालकर केंद्र के पास केंद्रित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा मैंने स्रोतों में एक और नियम देखा, जहां पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत मिलने वाले एक मुश्त विदेशी चंदे के उपयोग के लिए अब बहुत सख्त समय सीमा तय कर दी गई है।
हाँ, जो पहले अनिश्चित काल के लिए हुआ करती थी। सही कहा। और अगर प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है या नवीनीकरण नहीं होता है, तो वो प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त यानी ऑटोमेटिक सेसेशन मान लिया जाएगा। इन सभी प्रावधानों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर अभूतपूर्व स्तर का वित्तीय और जांच नियंत्रण स्थापित कर रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब भी शक्तियों के बंटवारे में इतना बड़ा और एक तरफा बदलाव होता है ना, तो प्रतिक्रिया आनी तय है। बिल्कुल, और प्रतिक्रिया आई भी है। यही कारण है कि इस बिल ने एक जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक भूचाल ला दिया है। स्रोतों के अनुसार संसद के बजट सत्र के अंतिम दिनों में विपक्ष के भारी हंगामे के कारण अंततः इस बिल को स्थगित करना पड़ा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। यह बिल अभी भी सक्रिय है, मतलब इसे वापस नहीं लिया गया है या रद्द नहीं किया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये विरोध सिर्फ संसद के भीतर राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। नागरिक समाज और विशेष रूप से अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं की ओर से बहुत कड़ी और मुखर प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब या आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए एक बात स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हुए ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय पर भावनाएं बहुत चरम पर हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचारधाराओं के अपने अपने बहुत ही मजबूत और ठोस तर्क हैं। सही कहा। एक पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे नागरिक अधिकारों का हनन बताता है। बिल्कुल। तो इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या पक्ष का बचाव करना या उसे सही ठहराना नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये समझना और निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करना है कि ये स्रोत असल में कह क्या रहे हैं और इन आपत्तियों का जमीनी आधार क्या है। देखिए, ये निष्पक्षता इस जटिल विषय को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अब अगर हम विरोध के स्वरों पर नजर डालें ना, तो सबसे मुखर आवाज कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की रही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस बिल पर बहुत गहरी चिंता जताई है और इसे सीधे तौर पर कार्यपालिका का अतिक्रमण यानी एग्जीक्यूटिव ओवररीच करार दिया है। उनकी चिंता का मुख्य कारण क्या है? मतलब क्या उन्हें लगता है कि ये बिल विशेष रूप से धार्मिक संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है? उनकी मुख्य चिंता उस नामित प्राधिकारी की असीमित शक्तियों को लेकर है। उन्हें डर है कि ये नया कानून अल्पसंख्यक संस्थानों और नागरिक समाज के कामकाज में अनुचित सरकारी हस्तक्षेप का एक स्थायी रास्ता खोल देगा। मतलब वो संपत्ति जब्त करने वाला प्रावधान। बिल्कुल। खासकर वो प्रावधान जो अधिकारी को लाइसेंस रद्द करने और संस्थाओं की संपत्तियों और बैंक खातों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की व्यापक शक्तियां देता है, उसे लेकर उनमें बहुत अधिक असुरक्षा की भावना है। और ये असुरक्षा केवल धार्मिक निकायों तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकारें भी इस केंद्रीकरण का कड़ा विरोध कर रही हैं। राज्यों का अपना तर्क है। हमारे स्रोत बताते हैं कि तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने इस बिल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दोनों ही राज्यों में जहां नागरिक समाज और धार्मिक संस्थाओं की उपस्थिति बहुत मजबूत है ना, ये डर व्याप्त है कि इस कानून का दुरुपयोग चुनिंदा तरीके से अल्पसंख्यक संस्थाओं जैसे कि चर्चों या अन्य ट्रस्टों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए किया जा सकता है। और इसी बिंदु पर यह पूरा मुद्दा सिर्फ एक कानूनी बहस से निकलकर एक बहुत ही जटिल राजनीतिक भूल भुलैया में बदल जाता है। राजनीतिक भूल भुलैया? कैसे? देखिए, कानून कभी भी शून्यता में नहीं बनते हैं। उनका जमीनी स्तर के सामाजिक समीकरणों और चुनावी राजनीति से बहुत गहरा और अक्सर विरोधाभासी संबंध होता है। अच्छा, और ये विरोधाभास केरल के मामले में सबसे स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिल्कुल। स्रोतों से हमें एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केरल में अपना चुनावी समर्थन आधार मजबूत करने के लिए वहां के ईसाई समुदाय तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है। वे वहां के पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीतिक ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में उसी पार्टी की सरकार एक ऐसा प्रस्तावित कानून लेकर आती है जिसका उसी ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा और प्रभावशाली धार्मिक निकाय यानी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस सबसे कड़ा विरोध कर रहा है। उफ, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक विडंबना है। वही तो, मतलब एक ही समय में एक समुदाय को राजनीतिक रूप से लुभाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जो उनके संस्थानों के लिए एक अस्तित्वगत खतरा पैदा कर रहा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है।
जब आप संपत्तियों को जब्त करने जैसी असीमित शक्तियां लाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक कागजी प्रशासनिक कदम नहीं रह जाता। वो तुरंत एक गहरा भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं। हर एक कानूनी कदम को बहुत सूक्ष्मता से मापा जाता है। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस राजनीतिक विरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के अपने एजेंडे के बीच कैसे संतुलन बिठाती है। ये आगे का रास्ता तय करेगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा और स्रोतों से मिली जानकारी को समेटने की कोशिश करें, तो ये विषय श्रोताओं के लिए क्यों मायने रखता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब भले ही कोई खुद किसी एनजीओ से जुड़ा हो या ना हो, इसका एक आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र के सबसे बुनियादी और मौलिक सवालों में से कुछ होता है। अच्छा, वो कौन सा सवाल है? ये सवाल है धन, अधिकार और राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे का। ये इस बात का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप की वैध चिंताओं को संबोधित करते हुए एक लोकतांत्रिक देश को अपने नागरिक समाज की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखना होता है। ये एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलने जैसा है। हाँ, जरा सा संतुलन बिगड़ा और सब गिर सकता है। बिल्कुल। अगर नियंत्रण बहुत कम है तो आप वास्तव में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। लेकिन अगर नियंत्रण बहुत ज्यादा है और आप हर संस्था को शक की नजर से देखते हुए उसकी संपत्तियां जब्त करने लगते हैं, तो क्या होता है? तो आप उस नागरिक समाज का दम घोट देते हैं जो अक्सर उन जगहों पर काम करता है जहां सरकार की पहुंच नहीं होती। ओह, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये वापस उसी पानी के फिल्टर वाले रूपक पर आता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक आदर्श फिल्टर को सिर्फ गंदगी रोकनी चाहिए, हाँ। लेकिन जब वो फिल्टर खुद ही यह तय करने लगे कि कौन पानी पिएगा और अंततः पूरे किचन पर कब्जा कर ले, तो वो सुरक्षा के नाम पर एक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में बदल जाता है। सही कहा। और इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं हमारे पास मौजूद स्रोतों के आधार पर, लेकिन उनसे कदम आगे बढ़कर विचार करने के लिए एक अंतिम परिदृश्य सामने रखना चाहूंगा। बिल्कुल, वो क्या है? देखिए, इस विधेयक में एक मुश्त फंड के उपयोग के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई है और जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की, लाइसेंस रद्द होने पर संपत्तियों को सीधे बेचने का अधिकार भी उस नामित अधिकारी को दिया गया है। हाँ, जो कि बहुत सख्त है। अब जरा श्रोताओं के लिए एक यथार्थवादी जमीनी परिदृश्य की कल्पना करें। मान लीजिए कि कोई एनजीओ किसी बहुत ही पिछड़े और आदिवासी इलाके में विदेशी फंड की मदद से आम जनता के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कर रहा है। इमारत का आधा ढांचा बन चुका है, विदेशों से जीवन रक्षक मशीनें आने वाली हैं और तभी किसी तकनीकी प्रशासनिक कारण से या समय सीमा के उल्लंघन के कारण बीच में ही उस एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है। ओह, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होगी। अब इस नए 2026 के कानून के तहत वो नामित प्राधिकारी वहां आता है, उस आधी बनी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे नीलाम करने या बेचने का फैसला करता है। बाप रे, तो वो अस्पताल कभी बनेगा ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यही है, उस संपत्ति को बेचने की इस असीमित शक्ति का जमीनी स्तर पर असल में मतलब क्या होगा? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और कठोर प्रशासनिक नियमों के पालन की कीमत पर एक ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी परियोजना जो बनकर तैयार होती तो हजारों गरीब लोगों की जान बचा सकती थी, हमेशा के लिए बीच में ही अधर में लटक जाएगी? ये तो बहुत ही विचलित करने वाला विचार है। सोचने वाली बात है कि क्या केवल कानून की किताबों का पालन करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक मानवीय जरूरत के बीच कोई मानवीय संतुलन स्थापित किया जा सकता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये वास्तव में एक बहुत ही परेशान करने वाला, लेकिन इस पूरे मुद्दे का सबसे जरूरी सवाल है। क्या वो नियंत्रण का फिल्टर पानी को इतना ज्यादा साफ और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में किसी जरूरतमंद के पीने के लिए पानी बचे ही ना? बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे खुद इस विषय पर और अधिक शोध करें, इन कानूनी बदलावों की जटिलताओं को समझें और ये विचार करें कि लोकतंत्र में ये संतुलन कहाँ होना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विस्तृत विश्लेषण के साथ।